वेलकम टू स्टडी बुद्धा। आज 1 नवंबर 2024 और हम 1 नवंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आप हमारे इस वीडियो के लिंक से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसके पीडीएफ एवं ऑडियो रिवीजन एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किस भ्रष्टाचार निरोधक इकाई एसीयू का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर है सुमित धर्मवर्धने, ऑप्शन नंबर बी है जय शाह, ऑप्शन नंबर सी है राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर डी है रोनी फ्लैगन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सुमित धर्मवर्धन। किसे नियुक्त किया गया? सुमित धर्मवर्धन को अभी आईसीसी का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक ना? तो अंतरराष्ट्रीय यानी आईसीसी ने श्रीलंकाई कानूनी विशेषज्ञ सुमित धर्मवर्धने को अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो कि 1 नवंबर से प्रभावी होगा। यानी आज से ये अपने कार्य में लागू हो जाएंगे। और धर्मवर्धने सर रोनी फ्लैगन का स्थान लेंगे, जिन्होंने 14 वर्ष तक इस पद पर कार्य किया है और खेल भ्रष्टाचार जांच और कानूनी प्रतिनिधित्व में एक मजबूत पृष्ठभूमि के साथ शामिल हुए, जिसमें इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स एंड क्राइम के साथ भूमिकाएं शामिल हैं। अब अगर हम इनके धर्मवर्धने का बात करें पृष्ठभूमि की, तो धर्मवर्धने का श्रीलंका के अटॉर्नी जनरल विभाग में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में एक प्रतिष्ठित करियर रहा है, जहां उन्होंने विभिन्न खेल संबंधी कानूनी मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व किया है और इनकी भागीदारी इंटरपोल और यूएनओडीसी के साथ भी रही है। और ये खेल अधिनियम से संबंधित अपराधों की रोकथाम के तहत हाई प्रोफाइल जांच और अभियोजन की देखरेख में उनकी विशेषज्ञता और मजबूत करती है। यानी इस तरह अगर देखा जाए तो इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब देखते हैं आईसीसी। क्या है आईसीसी? तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और ये कब है इसका गठन किया गया था? फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1909 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? लंदन, इंग्लैंड में। और इसका ये हो गया अभी, लेकिन पहले था कब? 1909 से लेकर 2005 तक कहाँ था? लंदन में। लेकिन अभी दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में है 2005 के बाद और अभी भी है। और प्रेसिडेंट इसके कौन है? अगर प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग वर्कले, जो कि अभी हैं। और इसमें नॉमिनी थे जय अमित भाई शाल, जो कि अब ग्रेग वर्कले के स्थान पर इनको नियुक्त कर दिया गया है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जो सिंगापुर के हैं इमरान ख्वाजा। कौन है? इमरान ख्वाजा है। और सीईओ कौन है? जियोफ एलआरडी। और इसके जनरल मैनेजर कौन है? वासिम खान। और इसमें मेंबर कंट्रीज की अगर बात किया जाए तो 108 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल है आईसीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे हिजबुल्लाह के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है शेख नाइम कासिम, ऑप्शन नंबर बी है हसन नसर अल्लाह, ऑप्शन नंबर सी है इमाम मूसा अल सदर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, शेख नाइम कासिम। किसे नियुक्त किया गया? शेख नाइम कासिम को। जो यहाँ आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है शेख नाइम कासिम। कौन है? शेख नाइम कासिम है, जो आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है। अब जो ये शेख नाइम कासिम है, तो हिजबुल्लाह जो एक प्रमुख लेबनानी शिया पैरामिलिट्री और राजनीतिक संगठन है, ने हाल ही में इजराइल द्वारा हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद अपने नए महासचिव के रूप में शेख नाइम कासिम की नियुक्ति की घोषणा की है। और जो हिजबुल्लाह के साथ गहरे संबंध और दशकों की राजनीतिक सक्रियता के कारण कासिम का नेतृत्व इस संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। खासकर इजराइल के साथ चल रहे संघर्षों के क्षेत्र में हिजबुल्लाह के प्रभाव में हो रहे आंतरिक बदलाव के बीच इनकी नियुक्ति की गई। अब अगर हम शेख नाइम कासिम की अगर बात करें, तो शेख नाइम कासिम जो कि 1953 में बेरूत में एक दक्षिण लेबनानी परिवार में पैदा हुए थे और ये दशकों से शिया सक्रियता में शामिल रहे। और 1970 के दशक में कासिम ने इमाम मूसा अल सदर द्वारा स्थापित मूवमेंट ऑफ द डिसपसिस्ट यानी वंचितों का आंदोलन में शामिल होकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। और यह आंदोलन बाद में लेबनान के एक प्रमुख शिया राजनीतिक दल यानी अमल मूवमेंट में समाहित हो गया था। हालांकि ये 1982 में
इजराइल द्वारा लेबनान पर आक्रमण के बाद कासिम ने अमल छोड़ दिया और हिजबुल्लाह के संस्थापक मौलवियों में से एक बन गए और तब से हिजबुल्लाह के नेतृत्व में एक केंद्रीय भूमिका निभाते रहे और उन्होंने कई वर्षों तक इसमें हसन नसरल्लाह के सलाहकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो ये है कहाँ के हैं, अभी ये जो बनाए गए हैं लेबनान के, कहाँ के हैं, लेबनान के। तो ये है आपको मैप में जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, लेबनान। ये मैप में क्या दिखाई दे रहा है आपको, लेबनान है। ये पूरा जो आपको रेड कलर में ये पूरा दिखाई दे रहा है, क्या है, लेबनान है, ठीक ना। तो लेबनान कब इंडिपेंडेंस हुआ था, तो 22 नवंबर 1943 को, और इसकी कैपिटल क्या है, बेरूत है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, माइकल ऑन, कौन है, मिचेल ऑन। और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, नाजिम मिखाटी, कौन है, नाजिम मिखाटी, जो कि आपको ये इमेज में भी दिखाई दे रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। तो अभी इसमें अगर हम बात करें तो इसमें इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है लाहौर, और ऑप्शन नंबर सी है भोपाल, और ऑप्शन नंबर डी है मुंबई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। क्या, लाहौर। कौन सा सबसे दुनिया का सबसे प्रदूषित बना है, लाहौर। तो अभी लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो लाहौर दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है, ठीक ना। तो लाहौर एक बार फिर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनकर उभरा है, जिसका AQI 708 है। और वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और औद्योगिक प्रदूषण से होने वाले इस संकट ने गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर दिए और पंजाब सरकार ने किसानों को शिक्षित करने और जलवायु कूटनीति सहित इस मांग से निपटने के लिए उपाय शुरू किए हैं। अब ये है, इसमें हम अगर देखते हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें अगर क्या क्या संकट हो सकते हैं, तो लाहौर में प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई, जिसकी वजह से यहाँ का AQI का स्तर 690 तक पहुंच गया, जिससे दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। और लगातार धुंध के कारण निवासियों में श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। विशेषज्ञ फसल अवशेष जलाने, औद्योगिक उत्सर्जन और मौसम पैटर्न सहित विभिन्न कारकों को वायु गुणवत्ता के बिगड़ने का कारण मानती है, जो कि प्रदूषण की समस्या को बढ़ा रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं लाहौर, तो ये है आपका लाहौर की स्थिति, जो इस तरह कोहरे जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर जो है कराची के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है, और यह सबसे बड़ा शहर होने के साथ पंजाब क्षेत्र की ऐतिहासिक राजधानी और सांस्कृतिक केंद्र भी है। पाकिस्तान के सबसे सामाजिक रूप से प्रगतिशील महानगरीय शहर भी है, और ये देश के उत्तर पूर्व में भारत के साथ अंतर्राज्यीय सीमा के करीब भी स्थित है। और लाहौर पाकिस्तान के साहित्यिक परिदृश्य और शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी है। कई सालों तक लाहौर पाकिस्तान के फिल्म उद्योग लालीवुड का भी रहा है, यानी लाहौर में कव्वाली संगीत का भी एक प्रमुख केंद्र स्थित है। और ये शहर पाकिस्तान के अधिकार से पर्यटन उद्योग की मेजबानी भी करता है। अगर हम लाहौर में बात करें तो लाहौर किले, इसमें कुछ अच्छे पर्यटक भी हैं, जैसे लाहौर किला, शालीमार गार्डन, दीवार वाले शहर, प्रसिद्ध बादशाही, शीश महल, आलमगीरी गेट, नौलखा मंडप और मोती मस्जिद और वजीर खान मस्जिद। इस तरह की अनेक यहाँ पे कुछ अच्छी पर्यटन के हिसाब से इमारतें भी हैं। और सिख और सूफी का मंदिर भी है, कृष्ण मंदिर और वाल्मीकि मंदिर तथा रणजीत सिंह की समाधि स्थल भी यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निजता के अधिकार मामले में अहम भूमिका निभाने वाले किस न्यायमूर्ति का निधन हो गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है KS पुट्टुस्वामी, ऑप्शन नंबर बी है DY चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर सी है JS वर्मा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, KS पुट्टुस्वामी। किसका निधन हो गया है, KS पुट्टुस्वामी का। किसका हो गया है, KS पुट्टुस्वामी। तो ये जो KS पुट्टुस्वामी है, जो आपको ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है, KS पुट्टुस्वामी। कौन है, KS पुट्टुस्वामी। तो अभी इन्होंने निजता के अधिकार मामले में अहम याचिकाकर्ता न्यायमूर्ति KS पुट्टुस्वामी को सोमवार को 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। यानी एक याचिकाकर्ता थे जो कि निजता के अधिकार के मामले में प्रमुख याचिकाकर्ताओं में से एक थे, और इनका निधन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता को मौलिक अधिकार बताए जाने के 7 साल से अधिक समय बाद हो गया। यानी फरवरी 1926 में कर्नाटक के कोलार में ये जन्मे थे, और इनका एक प्रतिष्ठित कानूनी करियर भी रहा, जिसमें कर्नाटक के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया, और बाद में बेंगलुरु के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पहले उपाध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला है। और ये भारतीय कानून में उनके महत्वपूर्ण योगदान विशेष रूप से निजता के अधिकार के संबंध में भारत में व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा में आधारशिला के रूप में भी याद किया जाएगा। ये हो गए KS मुट्टुस्वामी। कौन थे, KS मुट्टुस्वामी। अब ये कहाँ के थे,
कर्नाटक की। तो ये आपको मैप में दिख रहा है, ये क्या है, पूरा ये कर्नाटक है। क्या है, कर्नाटक है। तो अब हम कुछ कर्नाटक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो कर्नाटक का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और इसकी कैपिटल क्या? बेंगलुरु। और यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोमबोई। कौन है? बसवराज बोमबोई। और यहाँ के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। और अगर यहाँ हम डांस की बात करते हैं तो यक्षगान, डोलू कोनीता और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इस तरह की यहाँ के फेमस डांस हैं। और फूड की बात करें तो बेसिवेली भात, मैसूर पाक, डोसा, वड़ा, रागी मुडी एंड वेरियस रीजन जो है कि जो चाइनीज पाए जाते हैं। और टूरिस्ट की अगर हम बात करें तो हम्पी, जो कि यूनेस्को द्वारा एक वर्ल्ड हेरिटेज घोषित हो चुका। मैसूर पैलेस और जॉर्ज और गुर्ग और जोग फॉल है यहाँ पे, और गोरखाना बीच भी है। भाषा की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑफिशियल रूप में कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे तेलुगु और तमिल और साथ साथ में उर्दू का भी प्रयोग किया जाता है। अगर इकोनॉमी की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक आईटी का बहुत बड़ा हब है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आईटी के हब स्थापित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने तवांग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की देश का वल्लभ प्रतिमा और मेजर रालेंग नाव बाब खातिंग वीरता संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए है राजनाथ सिंह, और ऑप्शन नंबर बी है नरेंद्र मोदी, और ऑप्शन नंबर सी है द्रौपदी मुर्मू, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह ने। तो अभी किसने इसका उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। तो अभी राजनाथ सिंह ने यहाँ पे जो इसका उद्घाटन किया है, तो इसमें हम देखें अगर तो ये रक्षा मंत्री जो अपने हैं राजनाथ सिंह ने 31 अक्टूबर 2024 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की देश का वल्लभ प्रतिमा और मेजर रालेंग नाव बाब खातिंग वीरता संग्रहालय को वर्चुअली रूप में यहाँ पे समर्पित किया है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो रक्षा मंत्री ने असम के तेजपुर में 4 कोर मुख्यालय से उद्घाटन किया है। उन्होंने तवांग जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वे नहीं जा सके और इसका अनावरण वहीं से इन्होंने कर दिया था। और इसमें दीपावली के साथ इन्होंने राष्ट्रीय एकता के अवसर पर भी इसकी बहुत अच्छी बधाइयाँ भी उन्होंने दी है। अब जो रक्षा मंत्री थे इन्होंने अपने संबोधन में के शुरुआत में कहा कि एलएसी के कुछ इलाकों में जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए भारत और चीनी के बीच बनी व्यापक सहमति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और चीन एलएसी के कुछ इलाकों में मतदान भेदों को दूर करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं और ये जल्दी ही अच्छे परिणाम आने की उम्मीद भी की जा रही। तो यहाँ पे अभी इसका अनावरण अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने गांधी मेमोरियल कैंप कॉलेज में माता सरस्वती ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी है अमित शाह और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किसने उद्घाटन किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जो कि अभी इसका उद्घाटन इन्होंने किया है। अब ये जो अपने हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज यहाँ गांधी मेमोरियल में किसका उद्घाटन किया? माता सरस्वती ऑडिटोरियम का। तो ये अपने अगर देखा जाए तो एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रूप देने की शुरुआत इन्होंने की है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एमपी 2020 की मुख्य विशेषताओं को गिनाते उन्होंने यह जोर दिया कि छात्रों को उनको माता पिता और साथियों द्वारा उनके चुने गए शैक्षिक पाठ्यक्रम के बंधन से मुक्त करने का आधार तैयार किया है। उन्होंने कहा कि एनईपी के कार्यान्वयन के साथ छात्र अपनी प्रतिभा के अनुरूप उच्च पाठ्यक्रम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है। और इन्होंने इसमें शिक्षकों के टीचर के व्यवहार और शिक्षा के बारे में बहुत अच्छा संबोधन भी दिया और इन्होंने कहा कि मार्गदर्शन करने का आग्रह भी किया उन्होंने कि राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके जिससे कि छात्रों का भविष्य भी अच्छा हो। और उन्होंने कहा कि देश के अन्य देशों के बराबर खासकर शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा स्टार्टअप के मामले में उन्होंने बताया कि स्टार्टअप के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पे है? तीसरे में। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने मेन फोकस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केंद्रीय क्षेत्र योजना नमो ड्रोन दीदी के परिचालन को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर है बलजीत कौर, ऑप्शन नंबर बी है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर सी है रामनाथ ठाकुर और ऑप्शन नंबर डी है नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी,
शिवराज सिंह चौहान। अभी नमो ड्रोन दीदी के परिचालन की मंजूरी किसने दी है? शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। किसने दिया है? शिवराज सिंह चौहान ने दिया, जिसमें कुछ दिशा निर्देश भी इसमें बताए गए हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं दिशा निर्देशों की, तो यह योजना केंद्रीय स्तर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उर्वरक विभाग और नागरिक उड्डयन मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय के सचिवों के अधिकार प्राप्त समिति द्वारा शासित होती है। लेकिन ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति, जिसमें अन्य सभी हितधारकों का प्रतिनिधित्व होगा, योजना की प्रभावी योजना कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदार होगी तथा यह योजना कार्यान्वयन से संबंधित सभी तकनीकी मामलों में समग्र सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इस योजना में अगर हम बात करें तो ड्रोन और सहायक उपकरण, सहायक शुल्क की लागत 80% की दर से केंद्रीय वित्तीय सहायता यानी अधिकतम 8 लाख रुपए तक महिला स्वयं सहायता समूहों को पैकेज के रूप में ड्रोन की खरीदी के लिए प्रदान की जाएगी। और स्वयं जो होगी स्व सहायता समूह स्वयं इसमें क्लस्टर स्तरीय संघ के द्वारा राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत ऋण के रूप में शेष राशि को जुटा सकते हैं। और इसमें ब्याज की दर की बात किया जाए तो 3% तक की ब्याज सहायता भी प्रदान की जाएगी। और इस पैकेज में अगर हम बात करते हैं तो न केवल ड्रोन बल्कि पैकेज के रूप में ड्रोन की आपूर्ति भी की जाएगी। जैसे पैकेज में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए स्प्रे असेंबली के साथ बेसिक ड्रोन, ड्रोन कैरिंग बॉक्स, मानक बैटरी सेट, नीचे की ओर देखने वाला कैमरा, दोहरे चैनल वाला फास्टेस्ट बैटरी चार्ज और बैटरी चार्जर हब, एनीमोमीटर, पीएच मीटर और सभी वस्तुओं पर 1 साल की अनसाइड वारंटी भी शामिल की जाएगी। और इसके अतिरिक्त 4 बैटरी सेट भी प्रदान किए जाएंगे। और क्या प्रदान किया जाएगा? प्रोपर सेट, यानी जो कि 6 प्रोपर होती हैं, नोजल सेट, डुअल चैनल, फास्ट बैटरी चार्जर, बैटरी चार्जर हब और ड्रोन पायलट और ड्रोन सहायक, ये जो कि 15 दिन तक इनका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस प्रकार इनका मेन ये इसमें इसको दिशा निर्देश दिए गए। और मेन जिसमें कृषि उद्देश्य के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण शामिल है इसमें, कि मतलब ये कुछ प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे जिससे कि इसमें जो महिलाएं हैं तो इसमें अपना संचालन खुद कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर है राजेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी है सुतेश मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी है अरुण जैन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेश कुमार सिंह। किसे नियुक्त किया गया? राजेश कुमार सिंह को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये कौन है? राजेश कुमार सिंह, जिन्हें अभी हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो राजेश कुमार सिंह हैं तो इन्हें अभी आज ही नियुक्त किया गया है, जो कि नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। और ये केरल कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं और इन्होंने 20 अगस्त 2024 को विशेष कार्य अधिकारी ने रक्षा सचिव पद का पदभार भी ग्रहण किया था। लेकिन ये पदभार संभालने से पहले श्री राजेश कुमार ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि भी दी। और उन्होंने कहा, देश हमेशा अपने वीर सैनिकों को ऋणी रखेगा। उन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनकी असाधारण बहादुरी और बलिदान भारत को एक सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए हमारे लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत है। ये है कौन है? राजेश कुमार सिंह। और इन्होंने अपने संबोधन में ये बातें रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुण शक्ति 2024 का शुभारंभ 9वें संस्करण को आयोजित किया गया है? यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी मिस प्रिंट हो गया, तो इसको आप अन्यथा ना लें, 2024 है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए है जापान, ऑप्शन नंबर बी है इंडोनेशिया और ऑप्शन नंबर सी है रूस, ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। तो अभी भारत और किस देश के बीच गरुण शक्ति अभ्यास 2024 का 9वां संस्करण शुरू हुआ है? इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो ये है इंडोनेशिया। तो ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है, जो रेड कलर में छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई दे रहा है, ये आपको ये छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये क्या है? इंडोनेशिया है, जो कि एक मतलब द्वीप के रूप में पाया जाता है। यानी ये एक साथ नहीं पाकर ये छोटे छोटे टापू या द्वीपों के रूप में पाया जाता है। तो ये है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का कब स्वतंत्र हुआ था? तो 7 दिसंबर 1949 को। और इसकी कैपिटल क्या है? जकार्ता। और प्रेसिडेंट कौन है? प्राबोवो सुबियांतो। कौन है? प्राबोवो सुबियांतो। ये हो गए आज के प्रमुख करंट अफेयर। फ्रेंड्स, आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर टाइप करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर करें। और प्रतिदिन अपना कोई ना कोई एक गोल डिसाइड कर ले और उस गोल को पूरा करने में अपना पूरा समय लगा दे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।